आज हम 2014 की उस फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि सुपर हीरो फिल्मों के नियम ही बदल दिए। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। हमारे पास इस फिल्म की कहानी पर, इसके किरदारों पर कई सारे विश्लेषण हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे, मतलब एक बातोनी रैकून, एक चलता फिरता पेड़ और 3 और मिसफिट्स की ये अजीब सी टीम इतनी कामयाब हुई। सही बात है, ये सिर्फ एक स्पेस एडवेंचर तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टूटे हुए किरदारों के एक साथ आकर एक एक परिवार बनने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1988 में, पृथ्वी पर। एक छोटा बच्चा है पीटर क्विल। वो अस्पताल में अपनी माँ को कैंसर से खो रहा है। बहुत ही भारी सीन है वो। बहुत। वो उसका हाथ थामने से भी डरता है, और जैसे ही उसकी माँ की मौत होती है वो वहां से भाग जाता है। और तभी मतलब एक एलियन जहाज उसे अगवा कर लेता है। बिल्कुल। और ये जो सीन है ना, ये सिर्फ एक बैक स्टोरी नहीं है, ये पूरी फिल्म का इमोशनल कोर है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि टीम का हर सदस्य अपने अपने किसी गहरे सदमे से गुजर रहा है। पीटर का तरीका है अपने दर्द को 80s के संगीत और मजाक के पीछे छिपाना। हाँ, उसका वो स्टार लॉर्ड वाला अंदाज। वही, वो लापरवाह अंदाज असल में उस छोटे बच्चे को बचाने का एक कवच है जो अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़ पाया था। तो फिल्म की शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि कहानी सिर्फ स्पेसशिप की नहीं, अंदर के घावों की है। सही कहा। और फिर 26 साल बाद यही पीटर क्विल एक वीरान ग्रह मोराइक पर एक रहस्यमयी ऑर्ब चुराने पहुंचता है। और उसका अंदाज देखिए, वो अपने वॉकमैन पर कम एंड गेट योर लव सुनते हुए नाच रहा है। डायरेक्टर जेम्स गन ने यहाँ संगीत को एक किरदार ही बना दिया है। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, वो वॉकमैन पीटर का पृथ्वी से, उसकी माँ से, उसके बचपन से, मतलब आखिरी कनेक्शन है। हाँ। वो संगीत फिल्म के टोन को सेट करता है। एक तरफ वो खतरनाक माहौल है और दूसरी तरफ एक ऐसा गाना जो खुशी का एहसास देता है। ये कंट्रास्ट ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पहचान है। और इसी ऑर्ब की वजह से कहानी के दूसरे खिलाड़ी भी मैदान में उतरते हैं। एक तरफ है विलेन रोनांद द अक्यूजर। क्री साम्राज्य का एक कट्टरपंथी। हाँ, ये क्री और जेंडार ग्रह का क्या मामला है? इनकी दुश्मनी क्यों है? देखिए, इसे समझना जरूरी है। क्री एक ताकतवर सैन्यवादी साम्राज्य है और जेंडार एक शांतिप्रिय उन्नत सभ्यता। ओके। इनके बीच सदियों से लड़ाई चल रही थी, जिसे खत्म करने के लिए एक शांति समझौता हुआ है। रोनान इसी समझौते के खिलाफ है। उसे लगता है कि क्री को जेंडार को तबाह कर देना चाहिए। मतलब एक चरमपंथी है। बिल्कुल। और वो ऑर्ब उसके लिए जेंडार को मिटाने का हथियार है, जिसे वो अपने बॉस थैनोस के लिए हासिल करना चाहता है। और थैनोस के एंट्री से मामला और भी बड़ा हो जाता है। रोनान इस ऑर्ब को लाने के लिए गमोरा को भेजता है, जो थैनोस की गोद ली हुई बेटी है। और साथ ही इनाम के शिकारी रॉकेट और ग्रूट भी पीटर के पीछे हैं। और जब ये चारों जेंडार पर टकराते हैं, वो सीन तो कमाल है। एक शानदार एक्शन कॉमेडी। वो सिर्फ मजेदार नहीं है, वो इन किरदारों का पहला परिचय है। पीटर अपनी चालाकी से बचने की कोशिश कर रहा है, गमोरा अपनी लड़ने की काबिलियत दिखाती है, और रॉकेट अपने बनाए हथियारों और खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करता है। और ग्रूट, खैर वो तो ग्रूट है। वो ग्रूट है। चारों अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, टीम वर्क तो भूल ही जाइए। और नतीजा सबको नोवा कॉप्स पकड़कर जेल में डाल देती है। तो अब ये 4 लोग जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, एक ही सेल में बंद हैं। और यहीं पर टीम के 5वें और शायद सबसे टूटे हुए सदस्य की एंट्री होती है। ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। हाँ, एक ऐसा योद्धा जिसकी दुनिया रोनैन ने उजाड़ दी, उसके बीवी बच्चे मारे जा चुके हैं और अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। और वो हर बात को सच मान लेता है, मजाक नहीं समझता, जो उसे एक ही साथ ट्रेजिक और कॉमिक किरदार बनाता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि गमोरा रोनान के लिए काम करती है, वो उसे तुरंत मार देना चाहता है। लेकिन पीटर उसे रोकता है। वो कहता है कि गमोरा ही उन्हें रोनान तक पहुंचा सकती है, और यहीं से जेल से भागने का प्लान बनता है। हाँ, और यही इस टीम की खासियत है। ये कोई ओशंस 11 की टीम नहीं है जो परफेक्ट प्लान बनाएगी। बिल्कुल नहीं। रॉकेट का प्लान आधा अधूरा है, ड्रैक्स बीच में ये सब गड़बड़ कर देता है, और पीटर को ऐन मौके पर कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। बिल्कुल। ये जो अराजकता है, यही दिखाती है कि ये पांचों कितने अलग हैं, लेकिन इस पूरी गड़बड़ के बीच वे अनजाने में एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करना सीखते हैं। रॉकेट का दिमाग, गमोरा की लड़ाई, ड्रैक्स की ताकत, पीटर की रणनीति और ग्रूट का दिल। सही कहा। ये इस टीम का पहला,
अनऑफिशियल मिशन था। जेल से भागने के बाद वे ऑब को बेचने के लिए द कलेक्टर के पास पहुंचते हैं और वहां फिल्म का सबसे बड़ा राज खुलता है। कि ऑब सिर्फ एक कीमती चीज नहीं है, इसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है। और ये जानकारी मतलब खेल को पूरी तरह बदल देती है। अब ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा। नहीं, कलेक्टर बताता है कि ये स्टोन इतना ताकतवर है कि पूरे ग्रह को तबाह कर सकता है। इसी पल में इन किरदारों को एहसास होता है कि वे किसी बहुत बड़ी और खतरनाक चीज का हिस्सा बन गए हैं। और गमोरा भी अपना सच बताती है। हाँ, कि वो ऑर्ब को रोनान से दूर रखना चाहती थी ताकि वो इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जाहिर है रोनान वहां पहुंच जाता है और ऑब हासिल कर लेता है। अब उसके पास ब्रह्मांड को तबाह करने की ताकत है और वो सबसे पहला काम ये करता है कि थैनोस को धोखा दे देता है। ये कहानी का एक अहम मोड़ है। अब रोनान सिर्फ एक विलन का गुर्गा नहीं, बल्कि खुद एक कॉस्मिक खतरा बन गया है। सही। इस पॉइंट पे हमारी टीम के पास भागने का पूरा मौका था। वो ऑर्ब खो चुके थे, पैसा मिला नहीं और जान खतरे में थी, उन्हें तो बस निकल जाना चाहिए था। हाँ, और वे लगभग ऐसा कर भी देते हैं। सब अलग अलग होने लगते हैं। लेकिन पीटर उन्हें रोकता है और वो कोई शानदार हीरो वाली स्पीच नहीं देता। नहीं, वो एक टूटे हुए इंसान की तरह बात करता है। वो कहता है कि वो जिंदगी भर भागता रहा है, लेकिन इस बार नहीं भागेगा। और फिर वो टीम से पूछता है, अब क्या करें? कुछ अच्छा करें, कुछ बुरा, या दोनों में से थोड़ा थोड़ा? और ये इस फिल्म का दिल है। ये वो पल है जब ये स्वार्थी अपराधी और भगोड़े कुछ बड़ा करने का फैसला करते हैं। अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। ड्रैक्स कहता है कि वो अब सिर्फ अपने परिवार का बदला नहीं लेगा, बल्कि किसी और के परिवार को नहीं उजड़ने देगा। गमोरा कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बुरे कामों में नहीं गुजारना चाहती। और रॉकेट, जो सबसे ज्यादा जिद्दी लगता है, वो भी रुक जाता है, क्योंकि शायद पहली बार उसे ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहता। ये हीरो बनने का उनका सामूहिक फैसला था। इसके बाद ज़ेंडा के ऊपर अंतिम लड़ाई शुरू होती है। और ये लड़ाई सिर्फ एक्शन नहीं है, ये हर किरदार के सफर को पूरा करती है। बिल्कुल। ड्रैक्स सीधे रोनान से भिड़ जाता है, गमोरा अपनी बहन नेबुला से लड़ती है, और पीटर रेवेजर्स को अपने साथ ले आता है। और इसी लड़ाई के बीच कहानी का सबसे भावुक और यादगार पल आता है। जब रोनान का जहाज नीचे गिर रहा होता है तो ग्रूट अपनी डालियों से एक सुरक्षा कवच बनाकर सबको बचा लेता है। रॉकेट, जो अब तक सबसे कठोर दिल वाला लग रहा था, रोते हुए पूछता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? और ग्रूट जवाब देता है, वी आर ग्रूट। ये कमाल का पल है। एक ऐसा किरदार जो पूरी फिल्म में सिर्फ 3 शब्द बोलता है, आई एम ग्रूट, वो कहानी का सबसे गहरा पल दे जाता है। ये जीनियस राइटिंग है। पूरी फिल्म में सिर्फ रॉकेट ही ग्रूट को समझता था, लेकिन उस एक पल में जब ग्रूट आई की जगह वी का इस्तेमाल करता है तो हर कोई उसका मतलब समझ जाता है कि हम सब एक हैं। हाँ, वो कह रहा है कि हम सब अब एक हैं, एक परिवार हैं। उसका ये बलिदान इस बिखरी हुई टीम को हमेशा के लिए एक परिवार में बांध देता है। मैं से हम तक का ये सफर ही गार्डियंस की कहानी है। इस बलिदान के बाद पीटर जो करता है वो तो और भी चौंकाने वाला है। वो रोनन का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने नाचने लगता है। हाँ, एक डांस ऑफ। हाँ, किसी ने भी एक सुपर हीरो फिल्म के क्लाइमैक्स में इसकी उम्मीद नहीं की होगी। ये उस वक्त के हिसाब से कितना बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा रिस्क था, और यही इस फिल्म को महान बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि पीटर क्विल कोई सुपर सोल्जर या भगवान नहीं है। वो बस एक मूर्ख इंसान है जो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है। वो रोनन को ताकत से नहीं हराता। नहीं, वो उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत से हराता है, अपनी इंसानियत और अपने पागलपन से। ये फिल्म के टोन के लिए एकदम सटीक अंत था। और जब पीटर इन्फिनिटी स्टोन को पकड़ता है तो वो अकेला नहीं होता। गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट सब उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वे स्टोन की ताकत को आपस में बांट लेते हैं। ये सीन बहुत प्रतीकात्मक है। अकेले स्टोन किसी को भी मार देता, लेकिन साथ मिलकर वे उस ताकत को भी संभाल पाते हैं। ये दिखाता है कि उनका बंधन उन्हें शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से मजबूत बनाता है। लड़ाई के बाद सब कुछ बदल जाता है। उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और हमें पता चलता है कि पीटर स्टोन को इसलिए झेल पाया क्योंकि वो सिर्फ इंसान नहीं है। उसके पिता एक सेलेस्टियल थे, एक प्राचीन और शक्तिशाली अंतरिक्षीय जीव। और सबसे अच्छी बात, रॉकेट को ग्रूट की एक छोटी सी टहनी मिलती है जिसे वो एक गमले में लगा देता है। बेबी ग्रूट का जन्म। हाँ। तो आखिर में इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये टीम अब आधिकारिक तौर पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बन चुकी है। ये खून का नहीं बल्कि चुना हुआ परिवार है। हर किरदार ने कुछ पाया है। ड्रैक्स को जीने का नया मकसद मिला, गोमोरा को आजादी,
रॉकेट को दोस्त और पीटर को एक परिवार। और कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है जब पीटर आखिरकार अपनी माँ का दिया आखिरी तोहफा खोलता है, जो उसने 26 सालों से नहीं खोला था। ऑसम मिक्स वॉल्यूम 2 एक और कैसेट टेप वो उसे अपने नए जहाज के डेक पर लगाता है और ईंट नो माउंटेन हाई इनफ बजने लगता है। बिल्कुल, ये पल उसके अतीत और भविष्य को जोड़ता है। वो अब अपने अतीत के दर्द से भाग नहीं रहा है, वो उसे स्वीकार कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास एक नया परिवार है जो उसके साथ है। तो संगीत जो पहले उसके अकेलेपन का साथी था, अब उसके नए परिवार के साथ जश्न मनाने का जरिया बन गया है। ये एक बहुत ही उम्मीद भरा अंत है। तो ये कहानी थी 5 बिल्कुल अलग टूटे हुए अजरमियों की, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े खतरों में से एक के खिलाफ खड़े हुए और इस प्रक्रिया में एक दूसरे को ढूंढ लिया। उन्होंने सिर्फ गैलेक्सी को नहीं बचाया, उन्होंने एक दूसरे को भी बचाया। और ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि असल में परिवार का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ वो लोग हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, या वो लोग हैं जो हमारे सबसे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं? शायद सबसे मजबूत बंधन वही होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं।